नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील अमृत यूजीसी नेट हिंदी माध्यम में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं मध्यकालीन भारत। इसके अलावा आधुनिक भारत तो हम लोगों ने किया नहीं, लेकिन प्राचीन भारत हम लगभग पूरा कर चुके हैं, इनकी समाप्ति की ओर हैं। और आज जो स्टार्ट करने वाले हैं वो स्टार्ट करेंगे हम गुप्त वंश से। गुप्त वंश और उसके बाद के जो वंश रहेंगे वे सारे के सारे अब इन वीडियो में हम लोग समाप्त करते हैं। गुप्त वंश, इसके अलावा गुप्तोत्तर वंश भी इनको कहा जाता है। गुप्तोत्तर वंश, गुप्तोत्तर वंश के नाम से भी इनको जाना जाएगा। तो मौर्य काल व मौर्योत्तर काल पूरा कर चुके हैं। इसके अलावा उससे पहले का आपका जितना भी आपका प्राचीन भारत था वो सारा भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो प्राचीन भारत आपका लगभग अंतिम समाप्ति की ओर है। मुश्किल से 4 से 5 वीडियो और आएगी और 4 से 5 वीडियो में आपका ये आपका प्राचीन भारत भी कंप्लीट पूरा हो जाएगा। यानी गुप्त वंश और गुप्तोत्तर वंश जो आपके रहेंगे ये सारे के सारे कंप्लीट हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर मध्यकालीन भारत हमने पूरा कर ही लिया है। इसके अलावा प्राचीन भारत भी आपका पूरा हो जाएगा। प्राचीन भारत में अब तक लगभग देखा जाए तो 45 से 50 वीडियो के आसपास आपकी आ चुकी हैं। और मध्यकालीन भारत की तो लगभग आपका ज़्यादा नहीं आई थी, इसमें 20-22 वीडियो में आपका वो कंप्लीट हो गया है। तो चलिए करते हैं आज स्टार्ट गुप्त वंश को। देखते हैं गुप्त वंश से संबंधित क्वेश्चन। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया गया है वो है, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासकों ने धनुर्धर प्रकार के सिक्के जारी किए थे? धनुर्धर प्रकार के जो सिक्के जारी किए गए वो किन किन गुप्त वंश के शासकों के द्वारा जारी किए गए ये देखना है। देखिए भाई, समुद्रगुप्त जो थे इनके द्वारा भी धनुर्धर सिक्के जारी किए गए। इसके अलावा चंद्रगुप्त सेकंड ने भी इन सिक्कों को जारी किया। इसके अलावा कुमारगुप्त प्रथम ने भी और स्कंदगुप्त प्रथम ने भी। तो कुल मिलाकर गुप्त वंश के लगभग सभी राजाओं के द्वारा धनुर्धर प्रकार की मुद्रा जारी की गई। ठीक है जी, धनुर्धर प्रकार की जो मुद्राएं हुआ करती थी ये सारी की सारी जारी की गई, किसके द्वारा? सभी आपके शासकों के द्वारा जारी की गई। और इन मुद्राओं पर ये जो है शासकों की उपाधि तथा उनके नाम आदि की जानकारी हमको प्राप्त होती है। धनुर्धारी जो सिक्के थे इन पर राजा व लक्ष्मी की आकृति भी देखने को मिलती है। ये आकृति भी इन पर देखने को मिलती है। तो कुल मिलाकर इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका डी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला जो क्वेश्चन है आप लोगों के सामने वो आ चुका है, मिलान करने वाला है सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का। आपको इसमें मिलान करना है। तो सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करना है। देखिए भाई, मिलाओ फटाफट इसमें कौन कौन से राजा दिए गए हैं और उनका क्या क्या मिलान आपको करना है। चलिए जी, सबसे पहले देखेंगे महेंद्र पाल दिए गए हैं। महेंद्र पाल जो थे ये आपके गुर्जर प्रतिहार वंश हुआ करता था, उस वंश से संबंधित ये शासक थे। एक मिनट भाई, ये लीजिएगा पेन लेना, अभी थोड़ा सा इसमें इंक ले लूँ एक बार। ये लीजिए। तो महेंद्र पाल जो थे ये गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित हुआ करते थे। इसके बाद बात करें ननूक की, तो ननूक जो थे ये चंदेल वंश के संस्थापक थे। ये चंदेल वंश के संस्थापक थे। और वाकपति राज की अगर हम बात करें तो ये परमार वंश से संबंधित थे। और गोविंद की बात करें तो गोविंद जो थे राष्ट्रकूट वंश से संबंधित थे। तो देखिए, पहले का तो दूसरा आ जाएगा, दूसरे का तीसरा आ जाएगा और तीसरे का आ जाएगा चौथा। तो पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का चौथा और चौथे का पहला। ऑप्शन सी में आपका ये दिया गया है। तो इस क्वेश्चन के अनुसार आंसर सही होगा आपका कौन सा? सी। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा आप लोगों के सामने दिया गया है। अगला जो क्वेश्चन आया है आप लोगों के सामने, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से राजवंश अपनी उत्पत्ति असुर नरक से जोड़ते हैं? असुर नरक जो था उससे कौन से वंश की उत्पत्ति हुई थी ये आपको इसमें बताना है। देखिए, आपका एक असम के क्षेत्र में, असम के क्षेत्र में कामरूप वंश हुआ करता था। कामरूप भी असम को ही कहा गया है। तो कामरूप के राजा हुआ करते थे जो असम के वर्मन वंश से संबंधित थे। तो ये अपने आप को जो है असुर नरक से अपने आप को संबंधित किया करते थे। तो कुल मिलाकर डी ऑप्शन आपका इसमें सही रहेगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। राज पदाधिकारियों के लिए दो पदों सचिव और मंत्री का उल्लेख किस काल के अभिलेखों में हुआ है? बताओ। राज पदाधिकारियों के लिए दो पद हुआ करते थे, एक सचिव था एक मंत्री का था। तो इनका उल्लेख जो किया गया वो कौन से किस काल के राजाओं के अभिलेखों में किया गया है? सचिव और मंत्री की जो बात जानकारी प्राप्त होती है वो सबसे पहले गुप्त काल में प्राप्त होती है। गुप्त काल के जो अभिलेख थे
उनसे हमको इस बात की जानकारी प्राप्त होती है। तो गुप्त काल के अभिलेखों की अगर हम बात करें, गुप्त काल में एक आपके प्रसिद्ध कवि रहा करते थे समुद्रगुप्त के दरबार में, जिनका नाम था हरिसेन। हरिसेन का जो आपका प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ लेख है, उसमें भी इस बात की जानकारी प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। हेनसांग का भारत यात्रा का क्या उद्देश्य था? यानी कि कुल मिलाकर चीनी यात्री जो हेनसांग थे, ये भारत में आए तो वे किस लिए आए थे? चीनी यात्री हेनसांग जो थे, ये भारत में किस लिए आए या किस उद्देश्य से आए थे? देखिए, अगर हम बात करें इनकी, तो ये जो हैं लगभग 629 ईस्वी के आसपास, 629 ईस्वी के आसपास भारत में ये आए थे। 629 ईस्वी के आसपास आए थे। और उस समय अगर बात करें तो चीन में एक वंश हुआ करता था जिसे बोलते थे तांग वंश। तांग वंश हुआ करता था, जिनकी राजधानी थी क्या आपकी चंगन। चंगन उनकी राजधानी हुआ करती थी। तांग वंश के राजाओं की राजधानी क्या हुआ करती थी? ये राजधानी थी आपकी चंगन राजधानी, राजधानी चीन में। और तांग जो था, तांग राजा जो थे, इन्होंने प्रतिबंध लगा रखा था कि भाई कोई भी जो है भारत से बाहर नहीं जाएगा। उसी समय लेकिन चीनी यात्री हुएनसांग जो थे, ये हर्षवर्धन के दरबार में भी आए थे। तो हर्ष के काल में भारत की इन्होंने यात्रा की थी। लेकिन ये भारत में लेने के आए थे, तो भारत में ये बुद्ध से संबंधित स्थलों को जानने के लिए या बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण करने के लिए भारत में आया था, जिसे हुएनसांग के नाम से जाना जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है, हर्ष चरित्र के किस अध्याय में, हर्ष चरित्र के किस अध्याय में विंध्य के जंगलों में रहने वाले विभिन्न धार्मिक संप्रदायों का उल्लेख किया गया है? बताओ भाई। हर्ष चरित्र जो पुस्तक है, हर्ष चरित्र पुस्तक, तो इस पुस्तक में जो है, इसके लेखक की बात कर लेते हैं। सबसे पहले कौन है? इसके लेखक हैं आपके बाणभट्ट। बाणभट्ट जो हैं हर्ष चरित्र पुस्तक के लेखक हैं। तो इसके कौन से अध्याय में इस बात का उल्लेख किया गया कि विंध्य के जंगलों में रहने वाले विभिन्न धार्मिक संप्रदायों का वर्णन जो किया गया है, वो इसके 8वें अध्याय में किया गया है कि विंध्या के क्षेत्र में, विंध्यन पर्वत के क्षेत्र में अनेक धार्मिक लोग निवास करते हैं, या अनेक धर्म के लोगों के लोग निवास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। गुप्तों ने किस क्षेत्र में लोहो अयस्क को प्राप्त किया था? तो गुप्त वंश के राजाओं ने लोहो अयस्क का जो क्षेत्र प्राप्त किया, तो वो मध्य भारत में प्राप्त किया था। कहाँ पर? मध्य भारत के क्षेत्र में इन लोगों ने प्राप्त किया। कहा जा सकता है कौन सा क्षेत्र? तो अभी फिलहाल कह सकते हैं आप कौन सा, आधुनिक अयोध्या और मगध का क्षेत्र। आधुनिक आधुनिक अयोध्या, आधुनिक अयोध्या व मगध का जो क्षेत्र है बिहार वाला, तो इस क्षेत्र में आपका क्या हुआ? लोहे की, लोहे के अयस्क या लोहो अयस्क की प्राप्ति गुप्त वंश के राजाओं के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, हर्षवर्धन की बहन राज्यश्री ने कैद से बचने के बाद किस क्षेत्र में प्रवेश किया? तो कुल मिलाकर जो है, अपनी जान बचाने के लिए कौन से क्षेत्र में चली गई थी? तो विंध्यन के क्षेत्र में, विंध्यन वन के जंगलों में ये आपकी चली गई थी। और जब ये सती होने वाली थी, तभी हर्षवर्धन ने इनकी जान बचाई थी। ठीक है जी। बात करें राज्यश्री की, तो राज्यश्री की जो शादी हुई वो ग्रह वर्मन के साथ हुई थी। ग्रह वर्मन जो कन्नौज के शासक थे, ग्रह वर्मन जो मोखरी वंश से संबंधित थे और कन्नौज के शासक थे, तो उनके साथ इनकी शादी हुई थी। इसके बाद अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से किस राजा की मृत्यु युद्ध के मैदान में हुई? तो इनमें से वो कौन सा राजा था जो युद्ध मैदान में लड़ता हुआ मारा गया था? तो युद्ध मैदान में लड़ता हुआ मारा गया कौन? यशोवर्मन। यशोवर्मन का देहांत, जो हर्षवर्धन के पिता थे, ये हर्षवर्धन के पिता थे, हर्षवर्धन के पिता थे। और इनका जो है युद्ध मैदान में ही लड़ते हुए इनका देहांत हो गया था। युद्ध मैदान में ही इनका लड़ते हुए देहांत हो गया था। यशोवर्मन की अगर वो बात करें, तो यशोवर्मन के दरबार में रहा करते थे एक लेखक भवभूति। कौन? भवभूति नामक नाटककार जो थे उस समय के प्रसिद्ध, ये इनके दरबार में निवास किया करते थे। भवभूति निवास करते थे। ठीक है जी। ये संस्कृत के महान नाटककार हुआ करते थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करें, तो परमार्थ किस काल के बौद्ध विद्वान थे? परमार्थ जो थे, ये किस काल में बौद्ध धर्म के प्रसिद्ध
विद्वान माने गए तो गुप्त काल में। तो ये गुप्त काल के प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान हुआ करते थे कौन? परमार्थ। और ये अगर बात करें इनके निवास की, तो ये निवास करते थे कहाँ पर भाई? उज्जैन में। तो उज्जैन में ये निवास किया करते थे, उज्जैन में निवास किया करते थे। ठीक है, चलिए जी, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 की अगर बात करें तो गुप्तकालीन बोवर पांडुलिपि किससे संबंधित है, ये आपको बताना है कि बोवर जो पांडुलिपि है इसका संबंध किस ग्रंथ से है, बस ये बताना आपको। तो आयुर्वेद जो ग्रंथ था, आयुर्वेद जो ग्रंथ था उससे बोवर या बोवर पांडुलिपि का की जानकारी प्राप्त होती है, जो आपकी 4वीं और 5वीं शताब्दी के आसपास चिकित्सा या आयुर्वेद से संबंधित प्रसिद्ध आपका ग्रंथ था। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 12 है, गुर्जर प्रतिहार राजवंश के प्रथम पुरुष हरिश्चंद्र का उल्लेख किस अभिलेख से प्राप्त होता है। तो ये जो क्वेश्चन आपके चल रहे हैं ये गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल, यानी कि गुप्त काल के जो बाद के वंश रहे, जैसे गुर्जर वंश, प्रतिहार वंश, पाल वंश, इससे पहले हमने पढ़ा वर्धन वंश के आपके क्वेश्चन। तो कुल मिलाकर ये आपके जो है मिला जुला सारे क्वेश्चन रहेंगे आपके इसी से। तो इसमें देखना आपको, गुर्जर प्रतिहार वंश के प्रथम पुरुष हरिश्चंद्र का उल्लेख किस अभिलेख से प्राप्त होता है। एक अभिलेख मिला है आपका जोधपुर से, जिसे कहा गया क्या? बाउक का जोधपुर अभिलेख। बाउक का जोधपुर अभिलेख जो है, इस अभिलेख से इस बात की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है जी, हरिश्चंद्र के बारे में जानकारी हमको इसी अभिलेख से प्राप्त होती है। चलिए, लेकिन एक आपका ग्वालियर मिला है, आपका ग्वालियर प्रशस्ति लेख मिला है। कहाँ पर? ग्वालियर में ग्वालियर प्रशस्ति लेख मिला है। और ये ग्वालियर प्रशस्ति लेख जो है ये मिहिर भोज का है। किसका है? मिहिर भोज, मिहिर भोज का है। तो इससे ये जानकारी मिलती है कि गुर्जर प्रतिहार वंश का जो पहला शासक था वो नागभट्ट प्रथम था, नागभट्ट प्रथम था। ऐसी जानकारी आपको किससे मिलती है? ग्वालियर प्रशस्ति लेख से। लेकिन बाउल का जोधपुर अभिलेख से जानकारी मिलती है कि प्रथम जो इसके संस्थापक थे या प्रथम जो पुरुष था वो हरिश्चंद्र हुआ करता था। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। पाल वंश से भी संबंधित क्वेश्चन आ चुके हैं आपके। पाल शासक रामपाल का ऐतिहासिक जीवन वृत्त रामचरित किसके द्वारा लिखा गया था, ये आपको बताना है। तो पाल वंश के शासक रामपाल के दरबार में रहा करते थे संध्याकार नंदिन। संध्याकार नंदिन जो है इसी के काल में रहने वाले एक दरबारी कवि हुआ करते थे ये। और आपका इन्हीं के द्वारा इस ग्रंथ की या इस पुस्तक की रचना की गई थी, जिसको कहा गया क्या? जिसको कहा गया है रामचरित। रामचरित इसको कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, पूर्वी भारत में विक्रमशिला महाविहार बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय का प्रधान केंद्र था। तो इसमें आपको बताना है कि पूर्वी भारत में जो आपका विक्रमशिला महाविहार हुआ करता था, जिसकी स्थापना धर्मपाल के द्वारा की गई थी, तो ये बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय से संबंधित था। क्योंकि पाल वंश के शासक हुआ करते थे धर्मपाल। धर्मपाल के द्वारा धर्मपाल के द्वारा भागलपुर में इस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की। और ये वज्रयान शाखा से संबंधित था। बौद्ध धर्म की एक शाखा हुआ करती थी वज्रयान, तो उसी शाखा से संबंधित था आपका ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय। बख्तियार खिलजी ने इसको नष्ट करवाया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस गुप्त शासक या शासकों के सिक्के पर चामर धारिणी का अंकन किया गया है। चामर धारिणी का जो अंकन किया गया है वो किया गया है आपका समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त प्रथम, यानी कुल मिलाकर ए और बी दोनों के सिक्कों पर आपका चामर धारिणी का अंकन किया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, हर्ष चरित्र अध्यायों में विभक्त है जिसे कहा गया है। हर्ष चरित्र जो पुस्तक है ये आपकी 8 अध्यायों में, कितने अध्यायों में? 8 अध्यायों में, 8 अध्यायों में विभाजित की गई है। और इसको कहा गया है क्या, ये पूछ रहा भाई एग्जाम में कि इसको क्या कहा गया है। तो उच्छ्वास कहा गया है। क्या कहा गया? उच्छ्वास। तो प्रथम 3 उच्छ्वासों में बाण की आत्मकथा है। ठीक है, जो बाणभट्ट है, बाणभट्ट के द्वारा ही इसकी रचना की गई, बाणभट्ट के द्वारा इसकी रचना की गई। तो बाणभट्ट के बारे में इसमें लिखा हुआ है जो शुरू के 3 उच्छ्वास हैं। ठीक है, इसके अलावा उनकी आत्मकथा है। इसके अलावा चतुर्थ जो उच्छ्वास है उसमें हर्ष के बारे में, जो हर्षवर्धन थे, हर्ष के बचपन के बारे में, राज्यश्री का विवाह के बारे में उल्लेख किया गया है। इसके अलावा जो छठवां उच्छ्वास है इसका, उसमें हर्षवर्धन के
आपके मृत्यु के बारे में या देहांत के बारे में उल्लेख किया गया है। और सातवां जो उच्छ्वास है, यानी कि सातवां जो उच्छ्वास है, इसका उच्छ्वास यानी कि अध्याय, जो सातवां उच्छ्वास या अध्याय है, उसमें हर्ष की दिग्विजय दिग्विजय का उल्लेख किया गया है। हर्ष की दिग्विजय का उल्लेख किया गया है। और जो अंतिम उच्छ्वास है या अंतिम अध्याय है, उसमें राज्यश्री की खोज के बारे में उल्लेख किया गया है। राज्यश्री के बारे में, खोज के बारे में उल्लेख किया गया। तो आपका ये 8 अध्यायों में है और अध्यायों को उच्छ्वास कहा गया है। ये इसका आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन रहेगा, प्राचीन काल में नालंदा महाविहार के कुलपति कौन थे? बताओ भाई, प्राचीन काल में नालंदा महाविहार जो हुआ करता था बिहार में, तो इसके कुलपति कौन थे? उस समय इसके अगर बात करें 450 के आसपास, 450 ईस्वी के आसपास इसके कुलपति, एक मिनट, 450 ईस्वी के आसपास इसकी कुमारगुप्त के द्वारा स्थापना करवाई गई थी। ठीक है जी। और इसके जो है ह्वेनसांग जिस समय आए थे, ह्वेनसांग जिस समय भारत में आए, तो इन्होंने जो है आपका क्या करा, ये इस समय जो है ह्वेनसांग भी इसके कुलपति बने, कुलपति रहे। किसके? ह्वेनसांग भी आपके नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति रहे। लेकिन अगर बात करें, ये पूछ रहा है आपका प्राचीन काल में नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे, इसमें ऑप्शन में आपका नहीं दिया गया है आपका ह्वेनसांग। तो उससे पहले अगर बात करें, उससे पहले अगर हम बात करें, तो इसमें आपके शीलभद्र जो थे, शीलभद्र भी इसके महासचिव या कुलपति रहे हैं। शीलभद्र भी इसके कुलपति रहे हैं बेटी। चलिए अगला क्वेश्चन बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, सोपन वासव दत्ता। सोपन वासव दत्ता पुस्तक के रचयिता कौन थे? आप सभी जानते ही होंगे। नहीं जी, कालिदास तो थे नहीं, सोमदेव भी नहीं थे, और ना ही अशोक घोष थे। तो कौन रह गए? भास। भास के द्वारा इस पुस्तक की रचना की गई। भास जो है संस्कृत साहित्य के एक महान नाटककार माने जाते हैं, और इनके द्वारा ही रचना की गई थी किसकी? सोपन वासव दत्ता की, जिसमें एक अविरहनीय प्रेम की कथा का उल्लेख किया गया है। महाकवि कालिदास ने अपनी रचनाओं में इनके नाम का उल्लेख किया है। किनके? भास के नाम का उल्लेख किया है। चलिए जी, इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की। किस प्रतिहार शासक के शासनकाल में प्रसिद्ध ग्रंथ कुलव्य कुल वो सॉरी कुवलय माला, कुवलय माला की रचना की गई? कुवलय माला की जो रचना की गई थी, वो आपकी, ये पूछ रहा कि किसके समय की गई? कुवलय माला की जो रचना की गई, वो की गई थी भाई आपकी किसके समय? कुवलय माला की रचना एक आपके इतिहासकार थे, आपके जो वत्सराज के दरबार में रहा करते थे, जिनका नाम था जिनका नाम था उद्योतन। उद्योतन उसका नाम था भाई। उद्योतन सूरी के नाम से उसको जाना जाता था, उद्योतन सूरी। तो उद्योतन सूरी के द्वारा इस प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की गई, जिसे कुवलय माला के नाम से जाना गया। और वत्सराज के दरबार में ये निवास करता था। वत्सराज के दरबार में ये निवास किया करता था। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 की हम अगर बात करें, इन मध्यकालीन राज्यों में से किसके अधीन किसके अधीन प्रांतों को भुक्ति, प्रदेश और भोग में विभाजित किया गया? बता दो भाई। भुक्ति, भोग, भुक्ति, भोग या प्रदेश में विभक्त किया गया था, तो किसके समय? गुप्त वंश के राजाओं के समय। गुप्त वंश के राजाओं के समय ही प्रांत को भुक्ति के नाम से जाना जाता था। भुक्ति जो था, इसको प्रांत के नाम से जाना जाता था। चलिए जी, या इसको देश या अवनी भी कहा जा सकता है। भुक्ति को ही देश या अवनी भी कहा जाता था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 21। नीचे दो कथन दिए गए हैं, पहला अभिकथन है और दूसरा उसका कारण दिया गया है या तर्क दिया गया है। तो बताओ भाई इसका कौन सा सही होगा? देखो, सबसे पहले कहा इसने, पुलकेशिन सेकंड ने हर्षवर्धन को हराया। ये बात बिल्कुल सही है। एहोल अभिलेख से इस बात की जानकारी प्राप्त होती है। किससे मिलती है? एहोल जो अभिलेख है, उससे इस बात की जानकारी हमको प्राप्त होती है। तो एहोल अभिलेख जो है किसके द्वारा लिखवाया गया था? रवि कीर्ति के द्वारा। रवि कीर्ति के द्वारा एहोल अभिलेख लिखवाया गया। एहोल अभिलेख। और इसी से इस बात की जानकारी प्राप्त होती है कि भाई आपका जो वातापी के चालुक्य हुआ करते थे, उनका एक राजा था जिसका नाम था पुलकेशिन सेकंड। पुलकेशिन सेकंड ने किसको हराया? पुलकेशिन सेकंड ने हराया किसको? हर्षवर्धन को, नर्मदा नदी के किनारे पर। नर्मदा नदी के किनारे पर पराजित किया था। तो ये आपका कथन ए तो आपका सही है। वह उत्तरी भारत में अपने राज्य का विस्तार करना चाहता था। कौन? पुलकेशिन सेकंड? बिल्कुल नहीं। हर्षवर्धन ने दक्षिण पर आक्रमण किया था, दक्षिण की ओर बढ़ रहा था, जिस कारण ये युद्ध हुआ था। तो आर आपका गलत रहेगा और ए कथन इसमें
सही होगा। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ये आंसर इसमें आपका सही आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई, असिस्टेंट प्रोफेसर 2022 में 2020 में ये क्वेश्चन आया है। गुप्तकालीन प्रशासनिक अधिकारी दिए गए हैं और उनका दायित्व दिया गया है, यानी कि उनको कौन सा दायित्व सौंपा गया था। देखिए सबसे पहले दिया इसने दंडपाशिक। दंडपाशिक जो था ये पुलिस विभाग का प्रधान अधिकारी हुआ करता था, पुलिस विभाग का प्रधान अधिकारी हुआ करता था, यानी कि चौथा इसका सही हो जाएगा। तो कुल मिलाकर आपका ना तो ये होगा और ना ही ये होगा, तो ए या डी ऑप्शन आपका सही है। महाप्रतिहार की अगर बात करें तो ये राजमहल के रक्षकों का प्रधान हुआ करता था, राजमहल के रक्षकों का प्रधान हुआ करता था, यानी कि राजप्रसाद सुरक्षा इसका कार्य हुआ करता था। क्या? राजप्रसाद सुरक्षा, तो इसको राजप्रसाद सुरक्षा के नाम से लिख सकते हैं। महा महाक्षत्रलिक, महाक्षत्रलिक जो था ये आय व्यय का लेखा जोखा रखता था, यानी कुल मिलाकर भू राजस्व अधिकारी हुआ करता था, तो तीसरे का तीसरा हो जाएगा। और भाई महाबलाधिकृत की अगर बात करें तो ये सेना अध्यक्ष हुआ करता था, क्या होता था? सेना अध्यक्ष। तो कुल मिलाकर इस हिसाब से देखें तो आपका ए ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन के अनुसार ए ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, हर्ष के प्रशासन में स्थापित नामक अधिकारी कौन हुआ करता था? जो स्थापित नाम से जो अधिकारी था वो हर्षवर्धन के काल में था, और वो किस कार्य के लिए प्रसिद्ध था? कुल मिलाकर ये पूछा जा रहा था। रनिवास के कर्मचारियों का निरीक्षण यानी कि जांच किया करता था ये, रनिवास के कर्मचारी जो हुआ करते थे तो उनकी निरीक्षण यानी उनका जांच किया करता था, उनकी जांच करने वाला अधिकारी था, जिसको कहा गया क्या? स्थापित, स्थापित कहा जाता था इसको हर्षवर्धन के काल में। क्वेश्चन नंबर 24 की हम अगर बात करें, किस अभिलेख में गुप्त वंश के शासक रामगुप्त का नाम आता है? बताओ, रामगुप्त का जो नाम आता है, रामगुप्त के नाम की जो हमको जानकारी मिलती है वो एक बांसखेड़ा का अभिलेख है, हर्षवर्धन का बांसखेड़ा का अभिलेख। इसमें रामगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है, जो आपका चंद्रगुप्त सेकंड का बड़ा भाई हुआ करता था। चलिए जी, तो बी आंसर इसका सही हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किससे गुप्तों ने पतलून पहनना सीखा? बताओ भाई, पतलून का मतलब होता है पैजामा, पतलून का मतलब है पैजामा, जो पजामा होता है उसी को पतलून कहा गया। तो पतलून पहनना आपका गुप्त वंश के जो शासक होते थे उन्होंने किससे से सीखा? तो कुषाण वंश के जो राजा थे, कुषाण वंश के शासकों से इन्होंने पतलून पहनना सीखा था, जो एक विदेशी वंश था। क्वेश्चन नंबर 26 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 26, प्रभाकर वर्धन की पत्नी ने उसके मृत्यु के बाद किस नदी के किनारे अपना आत्मदाह किया था? प्रभाकर वर्धन की जो पत्नी थी उन्होंने अपना आत्मदाह कहाँ पर किया ये आपको बताना पड़ेगा। तो देखिए, थानेश्वर इनकी राजधानी हुआ करती थी, थानेश्वर इनकी राजधानी हुआ करती थी, यानी कि कहाँ पर? हरियाणा में। और हरियाणा के क्षेत्र में बहती थी आपकी कौन सी नदी? सरस्वती नदी बहती है। तो सरस्वती नदी के किनारे इन्होंने अपना आत्मदाह किया था। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोमती। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। देवी चंद्रगुप्तम नाटक के लेखक कौन हैं? बहुत ही आसान सा ये क्वेश्चन है और उम्मीद है कि आप सभी इसका आंसर जानते ही होंगे। तो देवी चंद्रगुप्तम जो है, इस नाटक की रचना विशाख दत्त के द्वारा की गई थी, विशाख दत्त के द्वारा इस नाटक की रचना की गई, जिसको देवी चंद्रगुप्तम के नाम से जाना जाता है। और इसमें रामगुप्त तथा चंद्रगुप्त सेकंड दोनों भाइयों का उल्लेख किया गया है। साथ ही इनकी पत्नी आपकी रामगुप्त की जो पत्नी हुआ करती थी, रामगुप्त की जो पत्नी हुआ करती थी ध्रुव देवी, उसका भी उल्लेख इसमें किया गया है, ध्रुव देवी का भी इसमें उल्लेख किया गया है। विशाख दत्त की पुस्तक है देवी चंद्रगुप्तम, या नाटक इसको कहा जा सकता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 28 है, हुएन सांग जब अपने देश वापस जा रहा था तब किसे सीमांत तक उसका मार्गदर्शक का कार्य दिया गया? यानी कि कुल मिलाकर उसकी बाउंड्री तक उसको छोड़ा गया, तो किसके द्वारा छोड़ा गया था? ये उदिता नामक जो अधिकारी था, उदिता नामक अधिकारी आपका आपका किसको? हुएनसांग को चीन के बॉर्डर तक, यानी कुल मिलाकर सीमांत क्षेत्र तक छोड़कर आया था। हुएनसांग की अगर हम बात करें तो ये 15 वर्षों तक भारत में रहा, 15 वर्षों तक भारत में रहा, जो बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण करने के लिए भारत में आया था, या बौद्ध तीर्थ स्थलों की यात्रा करने के लिए भारत में ये आया था। इसकी पुस्तक की अगर बात करोगे तो पुस्तक थी इसकी सीयू की,
CU के नाम से इसने पुस्तक लिखी और इस पुस्तक में इसने भारत को क्या कहा? इस पुस्तक में इसने भारत को कहा है क्या भाई? भारत को कहा है यिन तू के नाम से भारत को संबोधित किया है इसने। तो भारत का नाम क्या मिलता है? यिन तू भी मिलता है चीनी ग्रंथों में या ह्वेनसांग की पुस्तक में। ठीक है भाई। तो उदिता को जो है इसका कार्यभार सौंपा गया था कि भाई इसको जो है सीमांत तक सुरक्षित छोड़कर आना है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 29 और आज का ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन रहेगा। इस क्वेश्चन को देखना है, अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? गलत बताना है कौन सा। देखिए भाई, उदयगिरी शिलालेख ये सामंत सनकानिक से संबंधित है, बिल्कुल सही है। सांची शिलालेख की अगर बात करें तो सामंत आम्रकारदेव से संबंधित है। इसके अलावा उदयगिरी की गुफा का लेख मंत्री वीरसेन साहब से संबंधित है, ये भी बिल्कुल सही है। जबकि बात करें बिलसाड़ अभिलेख की बात करें तो ये सामंत चीरदत्त से संबंधित नहीं है। ये क्षेत्र आपका कहाँ पे पड़ता है? तो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पर? एटा में। एटा में ये क्षेत्र पड़ता है और यहाँ पर शासक थे उस समय कौन? तो कुमारगुप्त उस समय यहाँ के शासक हुआ करते थे। तो कुमारगुप्त का अभिलेख है ये। ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, आज का अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। नाम लिंगानुशासन नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? उम्मीद है कि पहली बार आपने इस ग्रंथ के बारे में सुना होगा। नाम लिंगानुशासन जो ग्रंथ है ये आपका अमर सिंह के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? अमर सिंह के द्वारा। अमर सिंह के द्वारा ही अमरकोश की रचना की गई। अमरकोश की रचना भी अमर सिंह के द्वारा ही की गई थी। अमरकोश की रचना इसके द्वारा की गई जो एक संस्कृत का एक प्रसिद्ध ग्रंथ माना जाता है या विश्वकोश माना जाता है। संस्कृत का विश्वकोश इसको कहा जा सकता है। इसको अमरकोश को अमर सिंह के द्वारा लिखा गया। इस ग्रंथ का एक अन्य नाम अगर हम देखें तो वो मिलता है आपका नाम लिंगानुशासन जो है वो अमरकोश का ही एक रूपांतरित नाम माना जाता है। संस्कृत में क्या माना जाता है? राम लिंगानुशासन। इसी ग्रंथ को क्या कहा जाता है? अमरकोश कहा जाता है और इसी को राम लिंगानुशासन इसके नाम की जानकारी हमको मिलती है। ये अगर हम इस ग्रंथ की बात करें तो ये आपका तीन कांड में विभक्त किया गया है या 3 अध्यायों में इसको विभक्त किया गया है, जिस कारण इसको त्रिकांड के नाम से भी जाना जाता है। तो कभी एग्जाम में आ जाए कि त्रिकांड किसको कहा जाता है, तो त्रिकांड भी अमरकोश को ही कहा जाता है। और इसकी अगर हम बात करें तो ये आपका अमर सिंह के द्वारा इसकी रचना की गई थी। ठीक है जी। तो सी आंसर इसका सही हो जाएगा। तो ये थे भाई आज के आपके 30 क्वेश्चन। आप लोगों को आज की क्लास कैसी लगी इसके बारे में जरूर बताएं। और यदि आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और भाई वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कर दिया करो। रही बात पीडीएफ की, आपको संसार अकेडमी टेलीग्राम चैनल से प्राप्त हो जाएगी, पेपर 1 की भी और पेपर 2 की भी। चलिए यहीं पे करेंगे आज की क्लास को समाप्त। नमस्कार।